नमस्कार मित्रों, आपका संभावना सुरभि संवाद चैनल में स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करूँ, कोरोना काल है, उसके कारण हम सभी परेशान हैं। चाइना जिसने फैलाया वो तो मस्ती में है, लेकिन भारत में स्थिति बहुत गंभीर है। अभी खतरा टला नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें अपने परिवार का, समाज का, अपने आसपास सभी का ख्याल रखना है। हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना होगा और अपने जब भी कहीं बाहर जाएं, हैंड सैनिटाइजेशन, दूरी, ये सब का ख्याल रखें, क्योंकि सरकार के पास भी साधन बहुत कम है। कितनी भी कोशिश के बाद जितनी हमारी आबादी है उसे मैनेज करना, अगर कोरोना फैलता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही है और ये देखा भी गया है। इसलिए उससे बचाव ही हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है उससे लड़ने का। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है नई शिक्षा नीति 2020, जो कि हाल ही में सरकार ने उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है और उसे मंजूरी दी है। अभी इसे इम्प्लीमेंटेशन होने में काफ़ी आगे अभी कई स्टेप्स बाकी हैं, आगे अभी कई बाधाएं हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये हम भी नहीं जानते। शिक्षा नीति से पहले हम ये जान लें कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा ज्ञान मतलब नॉलेज पाने का एक माध्यम है, जो वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, शिक्षकों द्वारा, गुरुओं द्वारा, माता पिता के द्वारा भी। लेकिन शिक्षा पाने के लिए या ज्ञान के लिए बोले तो हमें आवश्यकता होती है बुद्धि की। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही एक प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या शिक्षित होकर ज्ञानी है तो क्या इससे सब कुछ सही हो जाता है? नहीं। सिर्फ ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना का तात्पर्य ये नहीं कि वह एक अच्छा इंसान है। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है विवेक की। विवेक मतलब विजडम, ताकि बुद्धि और ज्ञान का सही दिशा में प्रयोग होना, या कह सकते हैं उसका सही एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तब जाके एडुकेशन यानी शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है। आखिर हम शिक्षा लेते क्यों हैं? अधिकतर हम में से कई लोग, एक सिंपल उद्देश्य रहता है कि धनोपार्जन की अर्निंग हो सके, हम कमा सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। तो क्या हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिए? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है कि हम प्रकृति के बारे में या समाज, उनके लिए भी इसी शिक्षा का प्रयोग करके उन्हें कुछ दे सकें, उनके लिए कुछ सेवा कर सकें? लेकिन ये सब होगा कैसे? अभी तक जितनी शिक्षा नीति आई हैं या जिस शिक्षा नीति में हम लोग भी पढ़े हैं, वो रटंतु, वो सब बुक पढ़ो और जो उसमें लिखा है अगर आपने रट लिया और ज्यों का तो उतार दिया, तब जाके परीक्षा आपने पास कर ली और उत्तीर्ण हो गए। लेकिन नई शिक्षा नीति में कुछ बातें अच्छी हैं कि ये एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग या स्किल बेस्ड शिक्षा के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति 2020 के पहले हम ये जान लें कि शिक्षा नीति का इतिहास क्या रहा है भारत में। 1968 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में DS कोठारी कमीशन द्वारा पहली शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई और उसे लागू किया गया। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी के कार्यकाल में दूसरी शिक्षा नीति आई। उसमें हमारी जो वर्तमान शैक्षिक संरचना है 10+2+3, उसे लागू किया गया। अब 34 सालों बाद
ये नई शिक्षा नीति आई है, इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हैं जो कि अगर सही में इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। लेकिन नीति और नियत में फ़र्क होता है। नीति तो कितनी बन जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर पहुँचते पहुँचते सब नाकाम हो जाती हैं। पहले भी नीतियाँ बनी हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, स्वास्थ्य में हो चाहे शिक्षा में हो, नीति बनती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब देखना है कि यह सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलके या कहूँ तो शिक्षकों के साथ मिलके अब किस तरह इसे इम्प्लीमेंट करती है ज़मीनी स्तर पर, ये देखने का विषय है। नई शिक्षा नीति को पेश किया है हमारे एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो में 1994 से लेकर 2003 तक चेयरमैन के पद पे पदासीन थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से कई चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि संपूर्ण लगती हैं। अब हमारे पास चैलेंज है कि इसे इम्प्लीमेंट सही से किया जाए, इसमें सबका कोऑर्डिनेशन मिले, चाहे वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ब्यूरोक्रेट्स, इवन शिक्षक और छात्रों का भी। अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हम आशा करते हैं कि उसके बारे में जो सोचा गया है वो बहुत सही सोचा गया है। ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, यही हमारी कामना है। अब आते हैं कि इसमें इसकी कई मुख्य बातों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो शैक्षिक संरचना जो 10+2+3 थी, उसे 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें 4 स्टेजेस रखे गए हैं। पहला फाउंडेशन स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। पहले स्टेज में शुरुआत के 5 साल पहले जो कि कंपल्सरी एजुकेशन 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का था, वह सरकार अब 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक करने वाली है। इसमें इसके लिए आपका जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें प्राथमिक शिक्षा के पहले प्री स्कूल, उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। बच्चों को प्ले स्कूल के समय अब उसमें आंगनबाड़ी, बाल वाटिका या पेरेंट्स के सहयोग से पहले 3 साल 1 क्लास से पहले 3 साल आपको तैयारी करवाए जाएंगे ताकि वह बच्चा प्रिपेयर हो जाए स्कूलिंग के लिए। इसे अब फॉर्मल एजुकेशन में ले आया गया है। अब उसके बाद आता है 1 क्लास और 2 क्लास। इसे जो पहले 3 साल हैं और उसके बाद 2 साल 2 क्लास तक, इसे ही हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, ताकि बच्चा 3 क्लास जाने तक तैयार हो जाए। उसके बाद आता है 3, 4, 5 क्लास। इसमें उसे न्यूमेरिक लिटरेसी या इस पर जोर दिया गया है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि क्लास 5 तक, इवन क्लास 8 तक बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके मातृभाषा में किया जाए। ये चर्चा का विषय है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे मातृभाषा में जितनी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो इंग्लिश में या जो उनकी मातृभाषा नहीं है किसी भी दूसरे लैंग्वेज में समझने में उनको दिक्कत होगी। और
इससे किसी भी विषय पर उनकी पकड़ बढ़ेगी। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना कैसे है, क्या है, इस पर सरकार को जोर देना होगा। हाँ, सरकार ने यह भी कहा है कि जिसे इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़े, लेकिन वो अगर बच्चा चाहे तो मातृभाषा में पढ़ सकता है। ये बहुत ही सबसे अच्छी चीज इस शिक्षा नीति में डाली गई है। इससे क्या होगा कि बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, उनका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। इसके बाद आता है आपका मिडिल स्टेज, 6, 7 और 8 क्लास। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अब बच्चा क्लास 6 से ही अब जिस सब्जेक्ट में रुचि हो, जिस स्ट्रीम में रुचि हो, उसे स्ट्रीम फ्री कर दिया गया है। मतलब कि अगर किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है, आर्ट्स में रुचि है, वो एज ए मेन सब्जेक्ट भी उसको रह सकता है, ले सकता है। और इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का भी प्रोविज़न रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ताकि वो स्किल सीख सके और खासकर किसी भी प्रोफेशन से या किसी भी काम से उसे घृणा ना हो कि ये बढ़ई का काम है, तो ये मोची का काम है, तो ये लकड़ी का काम करने वाले नीच हैं, या और इससे उसका कैरेक्टर बिल्डिंग अच्छे से होगा, या कहें व्यक्ति निर्माण, वो और कुछ काम की चीज़ें सीख सकता है जिसके थ्रू स्किल डेवलप होगा, जिसके कारण वो आगे जाके अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और स्किल बेस्ड कोई जॉब करेगा। क्योंकि यही हमारे पुरानी शिक्षा नीतियों में ये कमी थी, जो कि इसमें डाली गई है। अब आता है सेकेंडरी स्टेज, हायर क्लास, 9, 10, 11, 12। इसमें अब कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेता था तो उसे आर्ट्स छोड़ना पड़ जाता था। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था तो पहले म्यूजिक, स्पोर्ट्स ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब जिस चीज में उसे इंटरेस्ट है वो ले सकता है। अब कोई साइंस के साथ कॉमर्स ले सकता है, मैथ्स के साथ आपका दूसरे सब्जेक्ट्स आर्ट्स ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है एज ए मेन सब्जेक्ट, जो कि पहले नहीं था। और बोर्ड सिस्टम को भी इसमें आसान किया गया है। अब उसके सिलेबस और कुरिकुलम को थोड़ा इजी किया जाएगा, यहाँ तक कि अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे, और जो उसका असेसमेंट होगा वो भी, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी, एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। और असेसमेंट सिर्फ इस पर नहीं होगा कि मार्क्स कितने आए, उसमें सेल्फ असेसमेंट भी होगा, उसमें उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी असेस करेगी, और यहाँ तक कि शिक्षक असेस करेंगे, यहाँ तक कि जो उसके कलीग्स हैं वो असेसमेंट करेंगे कि आप कितने सक्षम हैं। इससे काफ़ी बदलाव आएगा। अब आते हैं हायर एजुकेशन में, जो ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन जो कि 3 साल का हुआ करता था, अब 4 साल का होगा। बीएड को भी 4 साल का कर दिया गया है, और इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट रखा गया है, जो एक अच्छी बात है, ताकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके अगर किसी भी कारणवश अगर वो आगे नहीं पढ़ाई कर पाता है और उसे ब्रेक हो जाता है, तो वो उस पे ब्रेक लेके दोबारा उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है या दूसरे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। अगर उसने सिर्फ 1 साल ग्रेजुएशन किया तो उसे एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अगर 2 साल ग्रेजुएशन किया तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 साल ग्रेजुएशन किया तो उसे एक ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। और 4 साल ग्रेजुएशन किया तो अगर 4 साल उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें मानिए कि मास्टर डिग्री करना है या रिसर्च करना है, तो वो 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और अगर किसी ने 3 साल ही ग्रेजुएशन किया और छोड़ दिया कोर्स, तो उनके लिए 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स है, और एमफिल को इसमें खत्म कर दिया गया है।
इसमें कई अच्छी चीज़ें भी हैं कि अब ग्रेजुएशन के लिए एक एनटीए एग्ज़ाम अटेंड लेगी, जिसके थ्रू सारे बच्चे किसी भी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप स्ट्रीम फ्री ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स स्ट्रीम फ्री भी कर दिए गए हैं। जैसे अगर कोई ये इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके साथ वो म्यूज़िक पढ़ना चाहता है तो साथ में वो म्यूज़िक भी पढ़ सकता है। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, साथ में उसको जूलॉजी लेना है तो वो जूलॉजी भी ले सकता है। और इसके लिए जितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में चेंज किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब इसे सरकार ये कैसे करती है, ये देखने की ज़रूरत है। और इसमें कई बातें हैं, जैसे 6 क्लास से ही लेके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग पर भी काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया है, ताकि बच्चे नए दौर में, और हम ये आज के दौर में मोर कम्पिटिटिव बन सकें, आज की नई टेक्नोलॉजी सीख सकें, ज़्यादा इनोवेटिव बन सकें। अब लेकिन ये कैसे होगा, ये देखने की ज़रूरत है। अब आते हैं कि इसमें नई शिक्षा नीति में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ। पहली बार हमारी शिक्षा नीति में स्किल बेस्ड या एनालिटिकल थिंकिंग या 6 क्लास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग पर ध्यान ज़्यादा स्ट्रेस देना, या वोकेशनल इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के थ्रू बच्चों का स्किल डेवलप करवाने का जो ये प्लान है, वो बहुत ही आकर्षक है। और प्राइमरी शिक्षा के पहले बच्चों को तैयार करना, जो फाउंडेशन स्टेज का इसमें स्ट्रेस दिया गया है, वो भी सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही आकर्षक है। और आपका इसमें बेसिकली इस पर जोर दिया गया है ताकि रटने वाले सिस्टम से बाहर निकलकर बच्चे अब समझने वाले और एनालाइज करने वाले सिस्टम में घुस सकें, और उसके लिए वो आगे बढ़ सकें और आगे जाके हमारे देश के लिए भी फ़ायदेमंद हो और ख़ुद के लिए भी वो अपना एक नया मुकाम हासिल कर सकें, अपने लिए जॉब क्रिएट कर सकें अच्छे स्किल से। और स्ट्रीम फ्री होना भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ की जो मातृभाषा में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो इनफैक्ट 8 क्लास तक या उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। अब इसके लिए सरकार किस तरह उसके पाठ्यक्रम में उसके लिए शिक्षक उपलब्ध कराती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तक कि अब नई शिक्षा नीति में पहले मिड डे मील था, ब्रेकफास्ट का भी प्रावधान रखा गया है। यहाँ तक कि हर एक पंचायत लेवल में भी लाइब्रेरी बनाने का भी ये प्लान है। अब ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं और सही कहिए तो मन को लुभाती हैं। अपनी मातृभाषा में से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेगा, और किसी भी विकसित देश को हम उठाएं, वह अपनी मातृभाषा में ही अपनी पढ़ाई करता है। एक हमारा ही देश है जहाँ ये हम शुरुआत से इंग्लिश से फैसिनेटेड रहते हैं, जो कि ठीक है, इंग्लिश जानना भी ज़रूरी है। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो ज़रूर पढ़ें, लेकिन ज़्यादातर जगह बचपन से, यहाँ कितनी फैमिलीज़ हैं जो बचपन से पैदा होने के बाद उनसे इंग्लिश में बात किया जाता है। भारत में हार्डली 2%, 3% से ज़्यादा नहीं। इसलिए ये ज़रूरी है कि मातृभाषा में हमारी पढ़ाई हो, और अगर किसी को उस भाषा में सीखने की रुचि है तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेगा और आगे जाके उसे सही तरीके से आगे सफलता मिल सकेगी। अब आते हैं इसकी बुराइयों पर। सरकार ने इसके लिए 6% जीडीपी का लक्ष्य रखा है। 6% पहले भी इस शिक्षा नीति में
शिक्षा पर खर्च करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आज तक वो किया नहीं गया। कहीं ना कहीं 3 से 4% तक में ही अटका रह गया है। अब इस खर्च को, क्योंकि जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें काफ़ी खर्च आएगा। अब उस खर्च को कैसे सरकार, राज्य सरकार और ये सभी मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो। अब एक तो ये भी है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार या ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, इसमें सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और सबसे पहले जो शिक्षा नीति बनाई गई है, आपने ये तो बना दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग रहेगी, इंटर्नशिप होगा वोकेशनल ट्रेनिंग का, लेकिन उसको करवाने के लिए आपके पास शिक्षक आएंगे कहाँ से? अभी ही वर्तमान काल में शिक्षक की बड़ी कमी है। बहुत कम ही बच्चे हैं जो शिक्षक बनने के लिए आते हैं, और जो शिक्षक हैं भी, उन्हें शिक्षा को छोड़ के उन्हें हर काम में घुसा दिया जाता है सरकार द्वारा, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। वो शिक्षा को छोड़ के बाकी सारे काम करते रहते हैं। और हमारे विद्यालयों की हालत जो करंट है वो बहुत बुरी है। उसे कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर सरकार को अभी पहले सही तरीके से उसे सुधारा जाए, तब जाके हम बात कर सकते हैं कि शिक्षा नीति के लिए हम आगे प्लान कर सकें। अब तो कंपल्सरी एजुकेशन, आंगनबाड़ी का भी इसमें रोल आ गया है। अब आंगनबाड़ी का और उनका ट्रेनिंग कैसे किया जाएगा, कैसे उनको हायर किया जाएगा, क्योंकि अगर सिखाने वाले ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा नीति जो बना के भी हमें क्या फ़ायदा। सरकार इसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए किस तरह आगे बढ़ती है, ये अब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बेसिकली जब तक सारे इसमें सबका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सारे ब्यूरोक्रेट्स हों, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अगर मिलजुल कर कंस्ट्रक्टिव वे में अगर इस पर काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है। पर आज तक वैसा हुआ नहीं है। कहा ना, नीति और नियत दो अलग चीज़ें। यहाँ पे सरकारी जॉब में जो जाता है उसका अधिकतर का यही उद्देश्य रहता है कि पैसा कमाना है, पैसा पीटना है, और कोई बहुत कम ही लोग हैं जो कि सेवा के लिए जाते हैं, और वो भी जो सेवा के लिए जाते हैं इस सिस्टम की बलि चढ़ जाते हैं। कई ईमानदार हैं जो कि खुद तो ईमानदार हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए सबकी इसके सहयोग की ज़रूरत होती है, जो उन्हें नहीं मिलता, और वो सिस्टम में ऐसे ही व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए अब आगे की रणनीति कैसी हो, सरकार कैसे इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि जो नीति बनाई गई है उसमें खर्च बहुत है। यहाँ तक कि ये भी प्रावधान रखा गया है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता दी जाएगी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोले और यहाँ आके एजुकेशन का बढ़ावा दे। लेकिन इसमें ये चैलेंज है कि, और यहाँ तक यूनिवर्सिटी को भी आपका ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, उनकी फंडिंग जो जैसी यूनिवर्सिटी जैसा परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से होगी। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी होंगे, सरकारी सेक्टर वाले भी होंगे। अब उसमें कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार न बढ़ जाए इसका डर है, क्योंकि जैसा कि देखा गया है प्राइवेट स्कूल्स हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों, जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन कई जगह बेवजह की लूट भी है। अब उसे कैसे सरकार मैनेज करती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। धन्यवाद। ये मेरे जितने मैंने चीज़ें बताई वो मेरे अपने पर्सनल विचार हैं। अब
लेकिन आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।